ये कहानी है 9 साल की जापानी लड़की की, जिसे 28 साल के लड़के ने किडनैप कर लिया। वह पूरे 10 साल तक किडनैप रही। इस दौरान इस लड़के ने इस बच्ची को इतने टॉर्चर दिए जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कैसे यह बच्ची इस लड़के के चंगुल से आजाद हो पाई, चलिए जानते हैं विस्तार से। जापान में 1962 में जन्मा नोबुयुकी साटो माता पिता की इकलौती संतान था। साटो जब बड़ा होने लगा तो उसके पिता ने परिवार के लिए एक नया घर बनवाया। इसमें उन्होंने 2 फ्लोर बनवाए। दंपति की उम्र काफी ज्यादा थी, इसलिए वे लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि साटो फर्स्ट फ्लोर में अकेला रहता था। उसने अपने हिसाब से अपना कमरा डिजाइन करवा रखा था, लेकिन यही घर आने वाले दिनों में किसी के लिए नरक बनने वाला था। दरअसल साटो बचपन से ही काफी अजीब स्वभाव का लड़का था। उसकी किसी से भी नहीं बनती थी, न घर में और न ही स्कूल में वह किसी से सीधे मुंह बात करता। वह छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ने लगता, इसलिए साटो का कभी कोई दोस्त नहीं बन पाया। सभी लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। इसके अलावा साटो को जर्मोफोबिया नामक एक अजीब बीमारी भी थी। यह ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को गंदगी से नफरत होती है। इसलिए जब भी साटो के पिता काम करके घर लौटते और उनके कपड़ों में उसे जरा सी भी गंदगी दिखती तो वो उन्हें लात घूंसों से मारने लगता। माता पिता ने उसका काफी इलाज करवाया, लेकिन उसकी ये बीमारी जस की तस रही। खैर, जैसे तैसे वक्त बीता। हाई स्कूल खत्म होने के बाद साटो ने ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसे निकाल दिया गया, क्योंकि एक दिन उसने अचानक फैक्ट्री के अंदर लोगों के सामने ही पेशाब कर दिया था। इसके लिए साटो ने फैक्ट्री में माफी मांगी तो उसे दोबारा काम पर रख लिया गया। थोड़े ही दिन बाद वह खुद ही काम छोड़कर घर वापस लौट आया। जब साटो की उम्र 19 साल हुई तो उसने मां से कहा कि वह अब अकेला रहना चाहता है, इसलिए वह घर छोड़कर जा रहा है। माता पिता ने भी कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन न जाने साटो को अचानक क्या हुआ और उसने घर से बाहर निकलते ही पेट्रोल छिड़कर अपने ही घर को आग के हवाले कर दिया। आग के फैलते ही घर वालों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। साटो के माता पिता को उसकी ये हरकत इतनी अजीब लगी कि उन्होंने उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 1 महीने तक उसका इलाज चला, लेकिन तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर साटो जब इलाज के बाद घर आया तो उसने माता पिता से जिद की कि उसके लिए एक अलग से कमरा बनवाया जाए, जहां वह अकेला शांति से रहे। माता पिता ने उसकी बात मान ली और 2nd फ्लोर पर उसके लिए एक अलग से कमरा बनवा दिया। साटो अब पूरा दिन इसी कमरे में रहता। अकेले रह रहकर उसका दिमाग अब और भी ज्यादा अजीब हो गया था। उसने एक दिन प्लान बनाया कि क्यों न वो किसी लड़की का अपहरण कर ले। साटो जून 1988 में प्लान के मुताबिक उसने घर से कार उठाई और एक एलिमेंट्री स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वहां से 4 लड़कियों का ग्रुप जा रहा था। उन लड़कियों की उम्र 9 से 10 साल के बीच थी। उसने उन लड़कियों का पीछा किया, फिर आगे जाकर उनके सामने गाड़ी रोक दी। साटो गाड़ी से उतरा और उन्हें टॉफी चॉकलेट का लालच देकर बहकाने की कोशिश की, लेकिन वे लड़कियां समझदार थीं। उन्होंने उससे बात तक नहीं की और आगे बढ़ गईं। उन्होंने फिर घर जाकर माता पिता को पूरी बात बताई। मामला पुलिस तक पहुंचा और उन्होंने साटो को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब उसका मेडिकल करवाया तो पाया कि उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कोर्ट ने उसे रिहैब सेंटर भेजने का आदेश दिया। यहां वह 1 महीना रहा और वापस घर लौट आया, लेकिन लोग अब साटो को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे, जिसके कारण साटो के पिता काफी डिप्रेशन में रहने लगे। 2 महीने बाद तबीयत खराब होने के चलते उनकी मौत हो गई। फिर घर की सारी जिम्मेदारी अब साटो की मां पर आ गई। साटो तो कोई काम करता नहीं था, इसलिए घर चलाने के लिए साटो की मां नौकरी करने लगी। फिर दिन आया 13 नवंबर 1990 का। साटो ने शाम को मां की कार उठाई और मार्केट की तरफ निकल गया। यहां उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसे वह लड़की इतनी पसंद आई कि उसने उसका किडनैप करने का सोच लिया। लड़की का नाम था फुसाको सानो, जिसकी उम्र उस समय महज 9 साल थी। साटो ने कार रोकी और सानो के सामने आकर खड़ा हो गया। साटो ने उसे चाकू दिखाया और गाड़ी में बैठने को कहा। सानो काफी छोटी थी, वह डर के मारे चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। साटो ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे अपने घर ले गया, लेकिन घर में उसकी मां भी मौजूद थी।
इसलिए उसने लड़की के मुंह में टेप लगा दिया और आंखों पर पट्टी बांध दी। उसके हाथ भी बांधे और घर के पीछे ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। फिर अकेले घर में घुसा और ऊपर जाकर खिड़की से रस्सी बांधकर उसे नीचे फेंका। फिर दोबारा नीचे गया और रस्सी को सानो की कमर में बांध दिया। इसके बाद ऊपर जाकर उसने रस्सी से सानो को ऊपर खींचा और कमरे में लाकर पटक दिया। उसने फिर सानो की पट्टियां खोली और धमकाते हुए कहा कि तुम्हारा किडनैप हुआ है। तुम काफी समझदार लड़की लगती हो। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही करो। अगर तुमने जरा सा भी शोर मचाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और तुम्हारे परिवार की भी हत्या कर दूंगा। 9 साल की सानो उसकी धमकी से डर गई और उसने एक आवाज भी नहीं निकाली। इसके बाद शुरू हुआ साटो का जुल्म। वहीं जब शाम होते होते सानो घर नहीं पहुंची तो उसके माता पिता को टेंशन होने लगी। वे पुलिस स्टेशन पहुंचे और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत हर जगह सानो को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिली। उस जमाने में सीसीटीवी होते नहीं थे, इसलिए बिना सीसीटीवी के सानो का पता लगा पाना बेहद मुश्किल था। इसके बाद पुलिस ने 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सानो की तलाश में लगा दिया, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिली। अगले दिन होते होते पैम्पलेट्स और होर्डिंग्स इलाके में लगाए गए, तभी सानो का कहीं कुछ पता नहीं लग पाया। उधर साटो 9 साल की सानो को साटो अजीबोगरीब तरीके से टॉर्चर देने लगा। उसके पांव बांध दिए, उसका जब मन करता चाकू से उस पर निशान बना देता, उसे मारता पीटता, उसके चेहरे पर मुक्के बरसाता। बाथरूम भी उसे खुद लेकर जाता। उसके लिए भी उसने एक ही समय तय कर रखा था। उसी समय सानो बाथरूम जा सकती थी। साटो खाने में भी उसे वही देता जो उसका मन करता। वह उसे सिर्फ एक ही टाइम खाना देता। वह स्टेन गन से उस पर हमला करता। ये ऐसी स्टेन गन थी जिससे सिर्फ जोर का करंट लगता था और यह दर्द घंटों तक रहता था। स्टेन गन से सानो को इतना दर्द होता कि उसकी आंखों से आंसू निकल जाते, लेकिन फिर भी वह छू तक नहीं करती। उसकी बेरहमी से वह इतनी तंग आ चुकी थी कि कभी कभी वह खुद ही स्टेन गन से खुद को तकलीफ पहुंचाती ताकि उसे दर्द की आदत हो जाए। साटो सिर्फ इतना ही जुल्म नहीं करता, बल्कि वह रोजाना उसकी आंखों पर कई मुक्के मारता। साटो ने खुद सानो से कहा कि वह 1 साल में कुछ दिन छोड़कर उसे मुक्के मारा करेगा। वह उसे साल में 300 से ज्यादा मुक्के सिर्फ आंख में ही मारेगा। सानो इन मुक्कों से कई दिनों के लिए अंधी भी हो जाती, लेकिन फिर भी सानो ये सब बर्दाश्त करती रही। अब उसे लगने लगा था कि यही उसकी जिंदगी होने वाली है। वह उम्र भर इसी कमरे में रहेगी और यहीं उसकी मौत हो जाएगी। साटो का टॉर्चर सह सहकर सानो का वजन अब सिर्फ 37 किलोग्राम रह गया था। काफी दिन यूं ही बीतते गए। फिर एक दिन साटो ने सानो के पैरों पर बंधी टेप को खोला। सानो के पैर खोलने के बावजूद वह उन्हें हिला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पैर बिल्कुल सुन्न पड़ चुके थे। उसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसके शरीर में पैर हैं भी या नहीं। जनवरी 1996 का समय आया। अब सानो को उस घर में रहते हुए 5.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका था। वह जिंदा तो थी, लेकिन एक लाश की तरह। तभी साटो की मां ने पुलिस में अपने बेटे के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि उसका बेटा उसे मारता पीटता है। पुलिस जब उनके घर आई तो उन्होंने साटो को नीचे बुलवाया और डांटते हुए दोबारा ऐसा न करने की वार्निंग दी। अगर उस समय पुलिस साटो का कमरा देख लेती तो शायद सानो उन्हें वहां दिखती और उस बच्ची को तभी छुड़ा लिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां सानो की हालत अब काफी खराब होने लगी थी। उसने किडनैपिंग के बाद से कभी धूप ही नहीं देखी थी। इस कारण उसके शरीर में विटामिन की कमी आने लगी थी। अब यहां सानो को लगने लगा कि उसकी यही जिंदगी है, तो उसने भी साटो का साथ देना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो साटो का साथ देगी तो शायद वह उस पर कम जुल्म करे। अब दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ में टीवी देखते और बातें करते, लेकिन फिर भी साटो उसे दोस्त नहीं बल्कि अपना गुलाम ज्यादा मानता था। उसके अत्याचार तब भी कम नहीं हुए। वह उससे मारपीट करता रहता। वहां सानो जिंदा रहने के लिए चुपचाप ये सब सहती रहती। उधर दूसरी तरफ साटो की मां अब भी बेटे से काफी परेशान थी। वह उससे भी मारपीट करता। साटो की उम्र 40 के करीब हो चुकी थी, जबकि उसकी मां 65 साल की हो गई थी। फिर भी वह घर का कोई काम नहीं करता और न ही कोई नौकरी करता। वह सिर्फ मां के पैसों पर ऐश कर रहा था।
अब साठो की मां की रिटायरमेंट हो गई, वह घर पर रहने लगी। इससे घर में झगड़े और भी बढ़ गए। साठो मां को कुर्सी से बांध कर रखता, उनसे मारपीट करता। वह दिन भर मां को बांध कर रखता, फिर रात को सोने के टाइम उन्हें छोड़ देता। एक दिन परेशान होकर 12 जनवरी 2000 के दिन साठो की मां ने पहली बार पुलिस वालों को फोन किया और बेटे की करतूत बताई, लेकिन पुलिस वालों इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। फॉर्मेलिटी के लिए 19 जनवरी 2000 के दिन एक पुलिसकर्मी आया और बाहर से ही साठो की मां से पूछताछ करके चला गया। साठो की मां ने भी उसे कुछ खास नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि जब तक कोई बड़ा अधिकारी यहां नहीं आएगा उसके मामले पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर 19 जनवरी 2000 के दिन साठो की मां ने कुछ हेल्थ ऑफिसर्स को फोन दिया, जिसके बाद 28 जनवरी 2000 के दिन कुछ हेल्थ ऑफिसर्स साठो के घर आए। जैसे ही वे वर्कर्स उनके घर पहुंचे तो उन्हें वहां बदबू आ रही थी। तब साठो की मां ने बताया कि उनका बेटा ऊपर कमरे में है। जैसे ही हेल्थ वर्कर्स ऊपर गए तो उनके होश उड़ गए। उन्हें वहां सानो बदहाल हालत में मिली। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने तुरंत सानो को अस्पताल पहुंचाया। बीबीसी के मुताबिक साठो की मां से पूछा गया कि क्या आप इस लड़की को जानते हो, तो साठो की मां ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे नहीं पता कि ये लड़की कौन है, क्योंकि वह कभी ऊपर वाले कमरे में गई ही नहीं। दरअसल साठो कभी भी अपनी मां को अपने कमरे में जाने ही नहीं देता था। फिर पुलिस ने सख्ती से साठो से पूछताछ शुरू की, लेकिन साठो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वहीं सानो से जब पुलिस ने पूछा कि वह अपने बारे में कुछ बताए, तो वह कुछ भी नहीं बता पाई, क्योंकि भले ही उसकी उम्र उस समय 19 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसका दिमाग 9 साल के बच्चे का ही था। दरअसल उसकी हालत उस कमरे में रह रहकर काफी खराब हो चुकी थी। इसका असर उसके दिमाग पर भी पड़ा था। लेकिन कुछ समय बाद सानो ने पुलिस को अपना नाम बताया। उसका नाम सुनते ही पुलिस वाले भी दंग रह गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि इसी लड़की की तलाश में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे थे, लेकिन उन्हें वह बच्ची मिली ही नहीं थी। पुलिस वालों ने तुरंत सानो के माता पिता से संपर्क किया। वे बेटी से मिलने पहुंचे और उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगे। लॉस एंजलिस टाइम्स के मुताबिक 11 फरवरी 2000 के दिन पुलिस ने साठो को गिरफ्तार किया, क्योंकि उससे पहले पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में रखा था। इसके बाद पुलिस ने साठो को सबूतों के साथ कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने उसे सिर्फ 10 साल कैद की सजा सुनाई, क्योंकि वहां अपहरण करने के लिए सिर्फ 10 साल कैद की सजा का प्रावधान था। लेकिन जब लोगों को इतनी कम सजा का पता चला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साठो के खिलाफ उम्र कैद या फांसी की मांग की। लोगों का गुस्सा देख पुलिस ने उसके खिलाफ और भी गंभीर धाराएं लगाईं। इसके बाद उसकी सजा बढ़ाकर 14 साल कर दी, लेकिन साठो के वकीलों ने कुछ दलीलें कोर्ट के सामने रखीं, जिसके बाद एक बार फिर साठो की सजा कम करके 11 साल कैद कर दी गई। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रोमांचक कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।